गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे बजट के बारे में। हाल ही में 2 फरवरी को सॉरी 1 फरवरी को अपने जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा यूनियन बजट है वो पेश किया गया, राइट? तो अपन यूनियन बजट के बारे में भी चर्चा करेंगे। 2025-26 का जो बजट है उसके बारे में, साथ ही बजट होता क्या है, क्या कुछ इसकी डिटेल होती है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि आरएस और आईएएस दोनों के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी। और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है राजस्थान की, ऑल इंडिया की, उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा जो कि बजट के हिसाब से तैयार किया गया है, राइट? तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि संविधान में बजट का उल्लेख है क्या? तो गाइस, जो बजट शब्द है, कौन-सा बजट शब्द है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि क्या बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है? तो नहीं, उल्लेख नहीं है। संविधान का आर्टिकल 112 है, इसके तहत बजट में संविधान में कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात बजट है उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है अपने संविधान में। ध्यान रखना, आर्टिकल 112 में कहा गया है, ठीक है? इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां हैं, खर्चे होते हैं, उनका विवरण होता है। सरकार का वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से आरंभ होता है और 31 मार्च तक होता है, राइट? कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में सरकार को क्या प्राप्त हुआ और क्या खर्च हुआ, उसी का विवरण होता है, वो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो संविधान के आर्टिकल 112 में आता है, राइट? पूछ भी लिया जाता है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो ये 1 अप्रैल से आरंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है। दोस्तों, बजट एक प्रकार की सरकारी जो अपनी फिजिकल पॉलिसी का लेख पत्र होता है, राजकोषीय नीति होती है, उसका एक लेख पत्र होता है। बजट में क्या-क्या शामिल होता है? बजट में राजस्व और पूंजी की जो अनुमानित प्राप्तियां हैं वो शामिल होती है। सरकार की 2 प्राप्तियां होती है, एक तो राजस्व प्राप्ति, एक पूंजीगत प्राप्ति। तो इसमें जो भी प्राप्तियां होती है वो शामिल होती है। साथ ही राजस्व बढ़ाने की जो भी उत्पाद है, साधन है, वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। सरकार की वास्तविक प्राप्तियां और जो खर्चों का विवरण है वो इसमें इंक्लूड होता है। साथ ही सरकार खर्चों का अनुमान लगाती है, जैसे कि 2026 में सरकार के पास क्या खर्च होंगे या 2025 में जो भी खर्चे होंगे, उनका अनुमान लगाया जाता है कि मान लो 500 करोड़ है वो सरकार खर्च करेगी। ये अनुमान है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। साथ ही आने वाले साल के लिए आर्थिक वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना और नई परियोजनाएं वो भी इसमें इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल के लिए कर व्यवस्था की बात करें तो ये बजट आया है, इसमें 12.75 लाख जो इनकम है लोगों की, उस पर टैक्स फ्री कर दिया गया है। साथ ही आर्थिक और जो वित्तीय नीतियां हैं गवर्नमेंट की 2025-26 के बीच में सरकार क्या कुछ नीतियां लेके आएंगी, साथ ही नई योजना क्या कुछ लेके आएंगी जिससे कि अ, देश का विकास हो सके, वो सब भी शामिल होता है। कहने का मतलब होता है कि एक तरह की बजट समरी होती है, जो आने वाले साल में सरकार जो कुछ भी करने वाली है, उसकी एक समरी आप कह सकते हैं बजट, राइट? आगे है। दोस्तों, 2017 से पहले भारत सरकार का बजट होता था वो 2 प्रकार का होता था। एक होता था रेलवे बजट, एक होता था आम बजट, राइट? क्या हुआ था कि 1921 में एक कमेटी बनी थी, एकवर्थ कमेटी। इसी की सिफारिशों पर बजट को पृथक कर दिया गया, आम बजट और रेल बजट में 2 में बाँट दिया गया 1924 में। ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि एक वर्ग कमेटी है वो किससे जुड़ी हुई है? वो अपने आम बजट और रेल बजट को अलग करने वाली समिति थी जिसने 1924 में दोनों को अलग कर दिया था, राइट? पहले क्या होता था कि जो अपना रेल मंत्रालय का जो व्यय था वो ज़्यादा होता था, सभी जो मंत्रालय होते थे, उनसे इसका व्यय ज़्यादा था, तो इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कि भारत से जो भी कच्चे तेल, भारत का जो भी कच्चा सामान था वो ले जाती थी और सामान जो भी हस्तनिर्मित सामान था, वैल्यू एडेड, वो भारत को आयात करना पड़ता था। तो रूट लेवल का उम, जो रूट लेवल का जो भी उत्पाद वगैरह होते थे, उनको ट्रेनों के ज़रिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता था, जिसके माध्यम से रेल का जो बजट है वो ज़्यादा खर्च होता था, रेल पे ज़्यादा खर्च होता था। इसके कारण रेल बजट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग ही कर दिया था, राइट? आम बजट में क्या होता था, भारत सरकार के जो अन्य मंत्रालय हैं, उनके में जो भी उनके खर्चे होते थे, वो आम बजट में होते थे, ठीक है? फिर 2017 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था विवेक दो देबरॉय कमेटी। विवेक देबरॉय कमेटी की सिफारिशों पर 2018 का जो बजट पेश किया गया,
उसमें आम बजट और रेल का जो बजट है इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके ये दोनों को पेश किया गया। तो पूछ लिया जाए कि विवेक देबरॉय कमेटी किससे जुड़ी हुई है? ये 2017 में बनी थी जिसने रेल बजट और आम बजट को एक किया है, राइट? आगे है, रेल बजट को और आम बजट को एक जगह मर्ज करने का कारण क्या था? दोस्तों इससे क्या होता है, तो रेल का वित्त है उसमें लचीलापन लाने के लिए, रेल में जो फाइनेंस जो पैसे वगैरह जाते थे उसमें बहुत सारा घपलेबाजी होती थी, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लचीलापन लाने के लिए, तरलता लाने के लिए इसको मर्ज किया गया। साथ ही रेलवे की नीति निर्धारण के अवसर उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा रेलवे राजस्व से सुनिश्चित वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराकर सामान्य राजस्वों को सतत सुनिश्चित करना था। रेलवे को अपने विकास के लिए कार्यरत करना था। एग्जाम्पल के लिए साधारण राजस्व को नियत वार्षिक और बाग अदा करने के बाद में ये कार्यरत करना था। मतलब रेलवे का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, अच्छे से विकास हो सके। तो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण रेलवे बजट को और आम बजट को आपस में मर्ज कर दिया गया, राइट? फिर आता है संविधान में रेलवे जो बजट है, संविधान में जो बजट है उसके बारे में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इनके बारे में अपन देखेंगे। ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है कि संविधान में जो भी है यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि क्या इनका संविधान में उल्लेख है, तो यस इनका संविधान में उल्लेख है। क्या कुछ कहा गया है बजट के बारे में संविधान में? राष्ट्रपति है वो रेलवे जो अपना बजट है उसे हर वित्त वर्ष संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। कौन करवाएगा? राष्ट्रपति करवाएगा। पेश कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, लेकिन करवाता कौन है? राष्ट्रपति, राइट? बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पैसे चाहिए, अनुदान चाहिए, तो वो राष्ट्रपति की सिफारिशों पर प्राप्त कर सकता है, वरना नहीं। ये अपने संविधान में लिखा हुआ है। समेकित विधि निर्मित विनियोग, ये भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, मतलब भारत की संचित निधि से अगर धन निकालना है तो आपको विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, तभी आप धन निकाल सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक है वो संसद में स्थापित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टैक्स लगाना है, कोई कर लगाना है लोगों पर, तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, तभी कोई टैक्स लगाया जा सकता है। इस तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मान लो एबीसीडी नामक सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाती है, उस टैक्स के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश तो मंजूरी तो आवश्यक है ही, साथ ही इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसमें लोकसभा में। इसके अलावा विधि प्राधिकरण के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जा सकता, ये अपने संविधान में लिखा है। संसद किसी भी कर को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती। इसके अलावा राजस्व बजट राजस्व खाते से व्यय और अन्य व्यय को पृथक दिखाया जाएगा, राइट? तो ये अपने संविधान में लिखे हुए कुछ फैक्टों के बारे में जाने जो कि बजट के बारे में है। इसके अलावा संविधान में संसद के दोनों सदनों की बजट के संबंध में क्या कुछ भूमिका है उसके बारे में जाने। मतलब राज्यसभा और लोकसभा की बजट पेश करने के बारे में क्या कुछ भूमिका है, इनका क्या कुछ योगदान रहता है, इसके बारे में जाने। तो जो वित्त विधेयक और धन विधेयक होता है, जो फाइनेंस बिल होता है, गाइस ध्यान रखना वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्या वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, वो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है? तो नहीं, ये पेश नहीं किया जा सकता, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अनुदान की मांग करती है उसमें राज्यसभा में मतदान नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। इसके जो मतदान किया जा सकता है वो केवल लोकसभा में किया जा सकता है। दोस्तों कोई भी जो विधेयक होता है, जैसे धन विधेयक है, वो राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता, लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा में पेश होने के बाद में, पारित होने के बाद में वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा इसे पास नहीं करती तो लोकसभा इसे पारित मानती है। इसके अलावा जो विधेयक पेश किया गया उसमें कोई खामियां हैं, अगर राज्यसभा को लगता है तो वो इसकी सिफारिश लोकसभा को करती है।
लोकसभा इसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, ये लोकसभा पे डिपेंड करता है। तो इसमें राज्यसभा की भूमिका है वो नामात्र की भूमिका है। जो भी काम है वो लोकसभा के द्वारा ही बजट के लिए किए जाते हैं। ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है? ये अपन ने जाना बजट के बारे में, कुछ और फैक्ट है जो कि संविधान में अपने एड है, राइट? अब जानेंगे बजट आखिरकार पेश कैसे होता है। बजट की जो पेश की जाती है, संसद में जो बजट रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है। पहले तो सत्र की शुरुआत होती है, बजट सत्र है, उसकी शुरुआत होती है। बजट सत्र के दौरान गाइस सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो पिछले साल का होता है। जैसे कि इस बार जो पेश किया गया वो 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण है वो पेश किया गया। ये बजट होता है वो अगले साल का होता है, जैसे कि 2025-26 का बजट है वो इस साल पेश किया गया, राइट? बजट में तो आने वाले साल का खर्चा जो भी कुछ करना होता है उसका विवरण होता है और इकोनॉमी सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है। इसमें पिछले साल में सरकार ने क्या कुछ किया, जैसे 2024-25 के बीच में सरकार ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की, क्या कुछ चलाया, भारत कितनी कुछ ग्रोथ कर रहा है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं, राइट? फिर होते हैं बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट के प्रस्तुतिकरण के दौरान जो अपना वित्त मंत्री होता है उनका बजट भाषण होता है, राइट? वो बजट का भाषण देती हैं और वित्त विधेयक पेश किया जाता है। तो जो बजट होता है वो एक तरह का वित्त विधेयक, धन विधेयक होता है जो कि वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। फिर बजट पर आम बहस होती है। बजट प्रस्ताव पर संसद की चर्चा होती है। आम बहस में क्या होता है? बजट में जो भी प्रस्ताव होते हैं, जो भी योजनाएं होती है, उन पर सामान्य चर्चा होती है। फिर यह बजट है वो विभागीय से जो समितियां होती है उनकी जांच के लिए उनके पास जाता है। यहाँ पर स्थायी समिति बजट प्रस्तावों पर विचार करती है और इस दौरान संसद है वो स्थगित रहती है, राइट? फिर अनुदानों की मांग की जाती है। अनुदानों की मांग पर मतदान होता है। ये मतदान ध्यान रखना सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, राइट? फिर विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में करते हैं, फिर राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विनियोग विधेयक, ये जो बजट है, बजट वाला विधेयक है, इसे पारित करना होता है। इसके बाद में वित्त विधेयक पारित हो जाता है और लोकसभा में वित्त विधेयक पास होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाती है। लास्ट में मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है इसकी मंजूरी बाध्यकारी होती है, अनिवार्य होती है, इनको मंजूरी देनी ही होती है। इस तरह बजट की जो पूरी प्रोसेस है वो चलती है और अंत में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी जाती है और विजय बजट है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है? ध्यान रखना अगर बजट पास ना हो सरकार से, संसद से, तो क्या होगा? तो गाइज अगर बजट पास नहीं होता